अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ रुचि। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आलू बुखारा की बागवानी को अपनाकर हिसार के युवा किसान ने प्राप्त की अच्छी आय। नेपियर घास उगाकर किसान साल भर खिला सकते हैं अपने पशुओं को हरा चारा। गर्मी में खेत की गहरी जुताई के लाभ पर जानकारी। वर्तमान समय में लगातार पढ़े लिखे युवा लगातार कृषि से जुड़ते जा रहे हैं। युवा नई सोच व तकनीक से कृषि में लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। इसी सोच के साथ हिसार के युवा किसान अंकित कुमार ने परंपरागत खेती के साथ साथ बागवान को अपनाते हुए अपने खेत में आलू बुखारा का बाग लगाया और इस बागवानी से वे अच्छा आय भी प्राप्त कर रहे हैं। पौधे से मुझे फल कम से कम 1.5 से 2 कुंटल तक आलू बुखारा लग जाता है। आलू बुखारे की फसल का प्राइस कम से कम मंडी में भी बेचने जाओगे तो 20-22 रुपए है और खुला अगर बेचते हैं तो 40 से 50 रुपए बिक जाता है। इसमें फ्रूट बहुत आता है तो लेबर लगानी पड़ती है, लेबर का ही खर्चा है और कोई खोदी वगैरह निकलवानी पड़ती है, जैसे साल में 2-3 बार। ये खर्चा मिलाकर 1 एकड़ का खर्चा 50 से 60 हजार हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हिसार के सफल किसान अंकित कुमार से और जानते हैं किस प्रकार से किया उन्होंने बगीचे का प्रबंधन। ये बाग तो मैंने 7-8 सालों से लगाया हुआ है। पहले मैं ये पारंपरिक खेती करता था लेकिन इसमें मेरे को कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था। फिर मैंने बाग में रुचि दिखाई तो मैंने HEU में कुछ जानकारी प्राप्त की किस चीज़ का बाग लगाना चाहिए। फिर मेरे को ज़्यादा बेनिफिट इस आलू बुखारे की खेती में नज़र आया है तो और इसमें मैं कामयाब भी हुआ हूँ। 3.5 एकड़ में बाग लगाया हुआ है, इससे मुझे काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसको मार्केट में बेचने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, किसान को प्राइस भी अच्छा मिल जाएगा। और इसकी तुड़ाई में जैसे कि ये लगे हुए हैं पीछे गुच्छों में लगते हैं, इनकी तुड़ाई भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। किसान भाई फल बाग स्थापित करते समय कई प्रकार की छोटी बड़ी गलतियां करते हैं जिससे कि बाद में इनसे अच्छी उपज की प्राप्ति नहीं हो पाती तथा इसमें किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को करने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए जरूरी है कि फल बाग स्थापित करते समय खेत की एक बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से ट्रैक्टर से समतल कर लें जिससे कि बरसात के समय बाग में अनावश्यक जल का ठहराव ना हो तथा पौधों का रोपण सही अंतराल पर करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं। पहले मैंने इस बाग का खेत का लेवल करवाया है ताकि बाद में पानी लगाने में या और दिक्कत ना आए। फिर मैंने इसका माप लिया और 20 बाय 20 फुट नाप लेकर पौधे लगाए हुए हैं ताकि हवा अच्छी तरह से पास हो सके। किसानों को ये धारणा रहती है कि बागवानी अपनाने से शुरू के 3-4 वर्षों तक किसी प्रकार कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता, लेकिन इस दौरान अपने खेत में विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। पौधे लगाने के बाद चौथी साल तो ये फल दे ही देता है अच्छा। इससे पहले हम 4 साल इसमें अच्छी तरह से सब्जी जैसे घिया, भिंडी और अधिक कोई भी फसल इसमें लगा सकते हैं। कई हमारे किसान भाई
ज़्यादा खेती लेने के चक्कर में नज़दीक पौधे लगा देते हैं, उससे हमें नुकसान होता है और इससे फ्रूट अच्छा आता है। किसी भी फल बाग में सिंचाई एक अहम पहलू होता है। असमय सिंचाई अथवा सिंचाई का अनुपलब्धता आलू बुखारे के बाग में कम वृद्धि तथा कम उत्पादन का कारण हो सकता है। इसकी सिंचाई एक निश्चित अंतराल के बाद करनी जरूरी होती है। पौधे लगाने के बाद इसमें समय पर सिंचाई देना शुरू किया। इसमें सिंचाई का ज़्यादा खर्च नहीं है। इसमें मैंने 30 से या 45 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। इसमें हम यूरिया, DAP, जिंक आदि खाद डालते हैं। अब बात करते हैं इसमें उर्वरक प्रबंधन की। इसमें समय समय पर पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए विभिन्न उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। वहीं बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा फल की तोड़ाई के बाद पेड़ से सूखी टहनी की कटिंग की जाती है ताकि पौधों में किसी भी प्रकार के रोग के प्रकोप से बचा जा सके। इसमें बीमारी भी अधिक नहीं आती है, जैसे पत्तों में छिद्र आदि आती है जो मोनो की स्प्रे से चली जाती है, और इसमें स्प्रे का भी अधिक खर्चा नहीं है। आलू बुखारे के बाग में एक पेड़ से करीब 1.5 क्विंटल आलू बुखारे प्राप्त हो जाते हैं और मंडी में करीब 20 रुपए किलो तक बिक जाता है। आलू बुखारे के बाग की देखरेख करने में प्रति वर्ष करीब 50,000 रुपए का खर्च आता है। इसकी कटिंग में फ्रूट लेने के बाद जैसे महीने 2 महीने बाद इसकी जब सूख निकल आएगी तो हर वर्ष इसकी सूख निकालना बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधे में जान बनी रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है, बीमारी का भी कम भय रहता है। तो हम जून के बाद एक फसल इसमें ले सकते हैं सर्दियों की। कोई भी हम सब्जी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह, कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश पालमपुर, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर गेहूं तथा सरसों की कटाई साफ मौसम में करें और दानों का उचित नमी पर भंडारण करें। धान की पनीरी उगाने का समय आ गया है। बीज का उपचार फफूंदनाशी बीमारियों से बचने के लिए करें। चरी व बाजरा की फसल लगाने का उचित समय है। घासनियों में नीले फूलनू, पार्थेनियम आदि के लिए 2,4-D 60 मिलीलीटर प्रति 30 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ऊंचे क्षेत्रों में राजमास मटर की फसल लगाने का समय है तथा क्लोवर और फेलकुए घास लगाने का भी समय है। उसमें हरी खाद के लिए खेत में ढैंचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई करें। खेत में सिंचाई सुनिश्चित कर लें। फसल कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म हवा होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। आलू में आलू कंद कीट के प्रकोप से बचने के लिए 36 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC 10 मिलीलीटर या मिथाइल डिमेटान 25 EC की 0.03% घोलकर प्रति बीघा छिड़काव करें। खीरा, छप्पन कद्दू, करेला, घिया, तोरी इत्यादि के तैयार पौध का पौधरोपण व खेत में सीधी बुआई कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल पंपकिन बीटल के उपचार के लिए डाइक्लोरोवास 36 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च के लिए समय चल रहा है। कड़वी मिर्च तथा बैंगन की तैयार पौधों की रोपाई करें। सब्जियों की निराई गुड़ाई करें तथा नाइट्रोजन यानी यूरिया की 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति कनाल गुड़ाई के समय फसल में डाल दें। बैंगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पाइनोसेट 48 EC कीटनाशी की 1 मिलीलीटर मात्रा का 4 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
अपने प्रदेश में पशुपालन पर काफी जोर दिया जाता है और ऐसे में किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आहार हेतु कम पानी में उगने वाली चारे की फसलें उगाई जाएं, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि किसान इसको कम पानी में आसानी से उगाकर वर्ष भर पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, जिस पर अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी साकर। जितने अधिकता में जो दुधारू पशु पाले जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका जो है इनके लिए हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। इसको मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों, कम पानी में जो चलने वाली जो घास है वो नेपियर घास जो आप देख ही रहे हैं, ये पशुओं के लिए कम पानी की उपलब्धता में उगाई जाने वाली घास है। इसकी कई किस्में हैं, लेकिन फिर भी मैं 3-4 किस्में बता देता हूँ। हाइब्रिड नेपियर 3, जिसको स्वेतिका भी बोलते हैं, और इसके जो उपज है हरे चारे के रूप में वो 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर है। दूसरी किस्म है PBN 233, जो इसकी लगभग 375 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा उत्पादन मिलता है। और तीसरी किस्म है पूषा जाइंट नेपियर, ये 250 से 300 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा दे देती है। किसान भाइयों, नेपियर घास की फसल से अधिक चारा उत्पादन प्राप्त करने हेतु खेत की तैयारी तथा खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए नेपियर घास की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। बुआई से पहले 5 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास बुआई से के साथ देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बीज की मात्रा चाहे कोई सी भी किस्म लगाते हैं अपन, तो लगभग 40,000 जड़ें या तने की जो गांठें होती हैं वो प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। और इनकी बुआई जड़ व तना की गांठों के द्वारा की जाती है, और इसकी जो आपस में लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 75 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास की रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं नेपियर घास की फसल में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन तथा कटाई की उन्नत विधि के बारे में। हल्का हल्का पानी जब जरूरत पड़े पानी दे दें, और नहीं हो तो भी बिना पानी आराम से ये नेपियर घास उग जाती है और पशुओं के लिए बहुत बढ़िया चारा देती है। इसमें सिंचाई पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई करते रहें। पानी इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भी पानी कितना देवें, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो पानी दे दें। किसान भाइयों, इसको एक बार लगाने के बाद और आप काटते रहें और पशुओं को खिलाते रहें, पानी देते रहें, यूरिया डालते रहें और पशुओं को खिलाते रहें लगभग 3-4 साल तक। उम्र से उम्र की दूरी तो 75 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, इस तरीके से आप कम पानी में जो हरा चारा उत्पादन करते हैं, नेपियर घास लगा करके अपने पशुओं का भी जीवन यापन कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसी भी फसल की बुवाई या रोपाई करने के पूर्व खेत की जुताई की जाती है, जिसके लिए हैरों से जुताई के बाद कुछ किसान भाई कल्टीवेटर से जुताई करते हैं और बहुत से किसान भाई तो केवल कल्टीवेटर का ही प्रयोग करते रहते हैं, जिससे खेत में जुताई एक सीमित गहराई तक ही हो जाती है, जिसके कारण मृदा के नीचे एक कठोर परत बन जाती है, जिसका विपरीत प्रभाव फसल की बढ़वार और उपज पर देखने में आता है। इसीलिए आप गर्मी में खेत गहरी जुताई जरूर करें। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद
भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। अभी इस समय रबी की जो फसलें हैं वो कट रही हैं, कहीं कट गई है, तो जैसे ही फसलें कट जाती है, खेत खाली हो जाते हैं, तो गर्मी की गहरी जुताई करना ना भूलें। गर्मी की गहरी जुताई करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहले मैं बताऊं, एक तो गहरी जुताई करेंगे तो जैसे ही गर्मी ख़त्म होकर जब बारिश का समय आता है तो बरसात का पानी इकट्ठा होगा खेतों में, तो वो खेत से बाहर नहीं जाएगा, खेत का पानी खेत में रहेगा। फिर गर्मी की जो जुताई करेंगे वो मिट्टी पलटने वाले जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र, हैरो, प्लाऊ, इन यंत्रों से करते हैं, ताकि मिट्टी जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाएगी और जितने भी कीट के अंडे हैं, लार्वा है, ये बाहर आ जाएंगे और जो बीमारियों के जो अवशेष हैं, जो मिट्टी से जो बीमारियां पौधों में लगती है, उनके भी अवशेष बाहर आके, चूँकि मई जून इनमें गर्मी बहुत तेज़ रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से सारे वो कीट और बीमारियों के अवशेष खत्म हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। खरपतवार रूपी अवांछित पौधे कृषि फसलों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। इनका नियंत्रण न करने पर ये पूरी फसल को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने पर 1 वर्षीय खरपतवारों के कंद एवं राइजोम मृदा के जड़ क्षेत्र से ऊपर आ जाते हैं, जो कड़ी धूप के प्रभाव से अपनी जीवन क्षमता को खो बैठते हैं और अगली फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के वायुमंडल में घटित होने के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और यह सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। एक विशेष बात किसान भाई ध्यान में जो रख रहे हैं वो ये है कि जहाँ रेतीली मिट्टी है वहाँ गहरी जुताई नहीं करें, क्योंकि गर्मियों में जब तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी कटाव की संभावना, मिट्टी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती मिट्टी कटाव, जिसको मृदा अपरदन बोलते हैं, वो अधिक होगा। इसलिए रेतीली जो मिट्टी है वहाँ पे गहरी जुताई नहीं करें। बाकी जहाँ अच्छी मिट्टी है, अच्छी मृदाएं हैं, वहाँ गर्मी की गहरी जुताई करना ना भूलें। इनसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाएंगे। गर्मी की जुताई करोगे तो उसमें जब अपना ट्रैक्टर चलता है तो उसके पीछे जो मित्र पक्षी होते हैं वो भी उनको कीड़ों को और बीमारियों के जो अवशेष उनको खा के नष्ट कर देते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कम मात्रा का उसकी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्बनिक पदार्थ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ मृदा की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि करता है। रबी फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष खेत में पड़े रह जाते हैं। जैसे ही हम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में दब जाते हैं तथा विघटित होकर काले भूरे रंग का ह्यूमस बनाते हैं, जो कि मृदा की भौतिक संरचना में सुधार करता है तथा मृदा में सूक्ष्म जीवों एवं पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। मृदा संरक्षण में सहायक। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने पर मृदा की जल शोषित करने की क्षमता में वृद्धि होने से खेत में वर्षा के समय जल के प्रवाह की गति में कमी आती है। वर्षा होने पर जल सीधा भूमि की निचली संस्तरों में गति कर जाता है, जिससे जल के कारण होने वाले भूमि कटाव में कमी आती है तथा मृदा क्षरण पर नियंत्रण होता है एवं खेत के पोषक तत्वों का बहाव भी रुक जाने से उनकी हानि नहीं होती है। ये गर्मी की गहरी जुताई इतनी आवश्यक है कि आपका जब अगली जो खरीफ की फसलें आएंगी उनमें रोग बीमारियों में जो अपना पैसा खर्च होता है वो पैसा खर्च होने से बचेगा, क्योंकि जो बीमारी ज़मीन से आती है यानी कि मृदा से आती है या
कीट जो बड़ी मात्रा में आते हैं उनके अवशेष जो मिट्टी में रह जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो अगली फसल के लिए किसान भाइयों को अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक प्रबंधन करने मात्र से अपने आर्थिक नुकसान को ऐसे बचाया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों से यही सलाह है कि गर्मी की गहरी जुताई करना ना भूलें। ग्रीष्मकालीन जुताई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फसल काटने के बाद ही मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करें। खेत की गहरी जुताई इस तरह करें कि खेत की मिट्टी भुरभुरी न होकर बड़े बड़े ढेलों के रूप में रहे, ताकि गर्म हवा उसमें अधिक गहराई तक जा सके। साथ ही ढेलेदार खेत होने से वह वर्षा का पानी भी सही तरीके से जमीन में सोख सकेगा। खेत के ढाल की विपरीत दिशा में गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे मृदा एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। खेतों में जहां पानी भरता हो वहां पर मिट्टी भराई का कार्य भी साथ साथ करते रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी उथली पथरीली है वहां पर खेत की जुताई अधिक गहराई से नहीं करना चाहिए, अन्यथा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत के भूमि की निचली तहों में जाने से खेत की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 2-3 वर्ष के अंतराल से करते रहना चाहिए। इस कार्य को संपूर्ण भूमि को 2 हिस्सों में बांटकर प्रति वर्ष क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। गहरी जुताई के समय खेत के चारों ओर मेड़ बनाना भी लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे वर्षा का जल खेत में ही एकत्रित होने से मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों का अनावश्यक रूप से होने वाला बहाव भी रुक जाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अकरी जिला सोनल के कृषक प्रशांत कुमार ने। यह पशुओं में होने वाले थनैला रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। थनैला जो होता है किसान भाइयों बहुत ही घातक रोग है। इसमें होता क्या है कि थन में सूजन हो जाता है, थन में लालीपन आ जाती है, छूने में उसको दर्द करता है। दूध में देखेंगे तो दूध फटा हुआ आएगा, दही ऐसा आएगा, कभी दूध पानी आ देगा, कभी कभी पानी नहीं आता है, कभी कभी रक्त मिला हुआ आता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जब ये दूध में परिवर्तन होगा तो दूध की जो गुणवत्ता है वो घट जाएगी और वह जो दूध है खाने लायक नहीं होगा। इससे हमें काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में 1 बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें इसकी चिकित्सा तो बहुत ही महंगी है, फिर भी हम लोग कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं ताकि बीमारी ही ना हो, बीमारी कम से कम आक्रमण हो। तो सबसे पहले जैसे थनैला रोग से बचाव करने के लिए हम लोग बताया कि अपने बाड़े को, जहाँ पर आप पशु को रखते हैं, उसको एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रखें। तथा दूसरी चीज यह है कि पशुओं में जब भी गाय हम लोग दूध दूह लेते हैं तो पशु को कृपया बैठने ना दें। इसलिए बैठने ना दें कि दुहने के बाद में होता क्या है कि पशु जो टीट जो होते हैं, छेमी के जो छिद्र होते हैं वो खुले हुए रहते हैं। ऐसी अवस्था में जब पशु बैठ जाता है तो वो इन्फेक्शन जो है, वो संक्रमण जो है उसके टीट से पहुंच जाता है। साथ ही साथ जब बीमारी हो जाए तो तुरंत पशु चिकित्सक से मिलें और अपने आप कभी भी इलाज ना करें,
क्योंकि यह जो इसका जो चिकित्सा है बहुत ही कठिन है। पशु चिकित्सक से अवश्य मिलें। कहने का मतलब यह है कि जैसे आज हम एंटीबायोटिक जो देते हैं 10 दिन तक 60 दिन तक चलता है, अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर हम मिला दें तो पशुओं में पशु के जो उत्पादक क्षमता पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा तथा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कहने का मतलब है कि किसान भाई आप उसको आसानी से आप अपना खर्च भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह इन बात पर ध्यान में रखकर आप अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। औषधीय एवं सुगंधित फसल सुनहरी के उत्पादन तकनीक पर प्रगतिशील किसान का अनुभव, हरी खाद हेतु ढेंचा और सनई की खेती पर जानकारी। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।